हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पूरा पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको समझा दिया, डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल की वजह से एक्सियल पे फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड क्या होगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई थी। फिर मैंने ये कहा था कि अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो फिर किस तरह से उस पर टॉर्क लगेगा, और अगर टॉर्क लगेगा तो जो भी वर्क हम कर रहे हैं तो वो वर्क डन किस तरीके से उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब वर्क करेंगे तो उसमें जो वर्क होगा वो एज ए एनर्जी उस डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A। एक्सियल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 2kp अपॉन r3। इक्वेटोरियल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, kp अपॉन r3। जो उस पर टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है P साइन थीटा या P क्रॉस E, और जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है वो होती है माइनस PE कॉस थीटा। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। इन पे बेस्ड आपने क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल किए होंगे और अनसॉल्व किए होंगे, और जो भी आपको डाउट है वो डाउट आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको ना आए वो उनका एक अलग वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे करेंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे करेंगे, अगर पेयर ऑफ चार्ज होगा तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिमिलर चार्जेस होंगे तो, अपोजिट होंगे तो, अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें वो किस तरह से ड्रॉ करनी है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी कर्व होते हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमने ये देखा था कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दो पॉजिटिव पॉजिटिव या दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो रिपल्शन या अट्रैक्शन है वो रिपल्शन या अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इंट्रैक्शन, और वो इंट्रैक्शन करने के लिए हमने इमेजिन कर लिया कि क्या जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स on which if we draw tangent at any point then it will show the direction of electric field at that point। समझ गए? मतलब कोई भी एक लाइन इस तरह की, अगर मान लो ए पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई EA। अगर हम बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई EB, और अगर हम सी पे ड्रॉ करें तो यहाँ हो गई EC। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या कह सकते हो ये जो कर्व आपको दिख रहा है इमेजिनरी कर्व, उस कर्व को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली
आउटवर्ड निकलती हैं। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन emerges radially outward and terminate at infinity। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी और कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक, इधर इधर चारों तरफ। और जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पे रेडियली इनवर्ड आती हैं। तो अगर माइनस का चार्ज है तो ऐसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, तो ये होगा रेडियली इनवर्ड। अच्छा, यहाँ से निकलती थी तो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होती थी, यहाँ आ रही हैं तो कहाँ से आ रही होंगी? इन्फिनिटी से। कहाँ से आएंगी? इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है, फर्स्ट। ये हो गई सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी जो अभी हमने डेफिनेशन लिखी वही इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। टेंजेंट टू एनी electric field line gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा हमें? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। मतलब क्या हुआ? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? मान लो ए पॉइंट है, तो इस पे अगर हम एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया ई ए। एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया ई बी। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक अपोजिट पेयर है तो किस तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से एक लाइन निकली रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड चली गई। एक रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकली, ये रेडियली इनवर्ड चलेगी। इस तरीके से आ गया समझ में? ऐसे। ठीक है, तो एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज और एक हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये अगर इस फील्ड लाइन को आप देखो तो ये फील्ड लाइन लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से उठा लूँ ऐसे तो ये ऐसे खुल जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है एक्चुअल, अभी अगर ये लेंथ देखोगे तो इसकी एक्चुअल लेंथ से कम है।
तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन लेंथ के अलोंग हो रहा है, तो इसीलिए क्या कहलाता है ये, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्टेड। तो दीज लाइंस आर लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure देखिए कैसे, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह नेगेटिव नेगेटिव ले लेते तब क्या होता, या पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया हमने, दो चार्ज ले लिए, तो यहां तो रेडियली आउटवर्ड निकलती इस तरह से लाइन, लेकिन जो ये लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे ये क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स अपॉन एरिया हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। तो दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टर की शेप किसी भी तरीके की हो, वो उस शेप के हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। कैसे, मान लीजिए कंडक्टर की शेप ये है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। तो इलेक्ट्रिक, अगर इसको हम चार्ज दे दें, मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, ठीक है। कंडक्टर चाहे कैसी शेप का हो, अगर मान लो शेप जो है ऐसी है, एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, तो रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से बाहर आएगा, ठीक है। अगर स्फेरिकल था तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो रिलेटिव क्लोजनेस होगी, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेटिव क्लोजनेस जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या देगी, स्ट्रेंथ। कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ और एक यूनिट एरिया इसके परपेंडिकुलर प्लेस करूँ, तो इस यूनिट एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है, और सेम एरिया मैं यहाँ रखूँ तो इससे कितनी लाइन क्रॉस कर रही है। तो देखो 1 2 3 4, इससे 4 कर रही है, और इससे कितनी कर रही है, 2। तो अगर मैंने इस पॉइंट को A कह दिया और इसको B, तो जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी या ज़्यादा पास पास होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो हम क्या कहेंगे, EA इज ग्रेटर देन EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन B, EA इज ग्रेटर देन EB। दूसरा, अगर फील्ड लाइंस इस तरह की हैं, तो यहाँ पे अगर फिर से हमने 2 पॉइंट लिए A और B, तो यहाँ पे EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB, और इसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड। ये फील्ड कैसा है, सोच के बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, ये हो गया आपका डिक्रीजिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस तरह का होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे होता B, यहाँ पे होता A, तो अब जो है वो EA लेस देन EB हो जाता और ये फील्ड होता डिक्रीजिंग। कैसा होता? डिक्रीजिंग फील्ड। तो ये हो गई आपकी 9th प्रॉपर्टी। इसी तरह 10th प्रॉपर्टी क्या आएगी? 10th प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं होता। मैंने आपको ये सिखाया था कि जो भी चार्ज होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा। 10th प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताया था कि जो भी चार्ज हम किसी कंडक्टर को देंगे तो वो कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा। और चार्ज अगर सरफेस पे आ जाएगा तो मान लो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल गई। इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो यहाँ पे जीरो लाइंस होंगी। इसी तरह अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव होता तो इस पे चारों तरफ से इनवर्ट यहाँ तक लाइंस आती, यहाँ के बाद अंदर नहीं जाती क्योंकि अंदर चार्ज कैसा है? जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। ये एक बार ध्यान से समझ के इसको नोट करना है। फिर इससे आगे हम पढ़ रहे हैं एरिया वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं? एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझने के बाद एरिया वेक्टर, और फिर हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। फिर गॉस लॉ पढ़ने के बाद गॉस थ्योरम, और गॉस लॉ से पहले हम एक और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नोट करिए इसको। नेक्स्ट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में हमें क्या देखना है कि अगर मान लो कोई प्लेनर शेप है तो उसका एरिया तो उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल सरफेस आपको दिख रही है इस सरफेस के नॉर्मल होगा डायरेक्शन। अगर कोई इस तरह की शेप का वेक्टर है तो उसमें हमें डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम मान लेंगे कि ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल पीसेस से मिलकर बना हुआ है और एक स्मॉल पीस का एरिया है ds। अब क्योंकि जो स्मॉल होगा वो भी एक तरह से प्लेनर का काम करेगा। देखो कैसे, अगर मान लो ऐसा एक एरिया है और उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे छोटे, ठीक। अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये एक तरह से प्लेन सरफेस जैसा दिखेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? नॉर्मल। तो इसीलिए अगर स्मॉल हम उसको स्मॉल पीसेस से मिलके बना हुआ मानेंगे तो स्मॉलर का जो एरिया होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। और इस वेक्टर को हम फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ds वेक्टर होगा, वो होगा ds तो मैग्नीट्यूड और n उसकी डायरेक्शन। तो हम कह देंगे कि एरिया will be considered as vector। दूसरी बात, जो एरिया की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर will be आउटवर्ड ऑलवेज। कैसी होगी? हमेशा आउटवर्ड। अगर क्लोज सरफेस है तो भी आउटवर्ड। तो आपको ये एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो मेजर करते हैं कितनी लाइंस फ्लो कर रही हैं या कितनी लाइंस पास कर रही हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए एरिया, यूनिट एरिया, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे देखेंगे? मान लो एक एरिया इस तरह से ले लिया मैंने, ये हो गया एरिया, इस एरिया का जो वेक्टर है वो इधर हो गया ए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं इसको। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा E इंटू ए। क्या होगा? E इंटू ए। लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम ना होता तो फिर क्या करते? फिर हम अभी एरिया का डायरेक्शन ये होता और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, तो ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया E। इसका इधर कंपोनेंट क्या हुआ? E cos थीटा। इधर कंपोनेंट क्या हुआ? E sin थीटा। E cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्रॉस करेगा, E sin थीटा वाला क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हो जाएगा E a cos थीटा, और E a cos थीटा का मतलब हो गया E डॉट a। क्या हो गया? E डॉट a। तो यहाँ से हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें एक यूनिफॉर्म एरिया ना दिया हो या आर्बिट्रेरी शेप दी हो तो हम किस तरीके से मेजर करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, अगर हमें कोई आर्बिट्रेरी शेप दी है, उसका एरिया हमने क्या मान लिया? इधर मान लिया ds n वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो भी इधर दिया है। तो इस स्मॉल एरिया से जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा और वो होगा E डॉट ds। क्या होगा? E डॉट ds। लेकिन अगर मुझे पूरी शेप से एरिया फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हम दोनों साइड इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन होगा पूरी सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस के लिए इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उससे हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो जैसी भी शेप गिवन हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, जो फाई है वो आया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन पर कूलॉम, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट ऑफ फ्लक्स होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। कितनी होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो यहाँ हम डिफाइन भी कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नोट करिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं गॉस थ्योरम। क्या है गॉस थ्योरम? देखिए, हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डॉट ए। हमें गॉस थ्योरम ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और चार्ज में क्या रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और चार्ज में रिलेशन जो बताएगा दैट इज नोन एज गॉस थ्योरम। होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, तो फाई जो होगा वो 1/ε0 ई के, मतलब सबसे पहले लिख लेते हैं क्या बताता है ये, तो इट रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि स्टेट गॉस थ्योरम। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे। तो क्या स्टेट करता है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम ये स्टेट करता है कि जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 times of charge enclosed। जो उस सरफेस के अंदर चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। अगर मान लो चार्ज है Q इन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो दिस इज नोन एज गॉस थ्योरम। इसको क्या बोलेंगे हम? गॉस थ्योरम। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे प्रूफ? देखिए, प्रूफ करने के लिए हमें एक चार्ज हमने ले लिया, दिस इज क्यू, इसके चारों तरफ एक सरफेस हम ऐसी बना लेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये डिस्टेंस आर है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके चारों तरफ जो हमने एक स्फेरिकल सरफेस मानी, तो जो स्फेरिकल सरफेस है उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं उसको हम? गॉसियन सरफेस। देखिए, गॉसियन सरफेस की दो खासियत होंगी। पहला, इट शुड पास थ्रू that point where we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उससे पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरा, ये सरफेस इस तरह की होनी चाहिए कि इस चार्ज को वो कंप्लीटली कवर करे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम सिमेट्रिकल सरफेस लें। कैसी लें? सिमेट्रिकल। तो इट शुड कवर होल चार्ज। तो हमने इस तरह की सरफेस मान ली। अब इस सरफेस का हमने यहाँ पे स्मॉल एरिया ले लिया, कितना? ds। उस एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ds एन वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? हमें कैलकुलेट करना है ई डॉट डी एस क्या होगा। तो ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी एस, और इसका इंटीग्रेशन। चार्ज कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा बाहर। ये हुआ के क्यू बाई आर स्क्वायर, बचा किसका इंटीग्रेशन? डी एस का।
डी एस जुड़ के, तो जो चारों तरफ का सरफेस एरिया होगा वो कितना आ जाएगा? तो चारों तरफ का सरफेस एरिया किसी स्फीयर का होता है 4πr²। तो ये आ जाएगा KQ/r² इंटू 4πr²। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। अब K की वैल्यू r² से r² कट जाएगा, K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q इंटू 4π, 4π से 4π कट जाएगा, क्या बचा? Q/ε0। और Q/ε0 बचा, तो Q क्या है? तो यहाँ पे हम जो है स्मॉल q ले लेते हैं। तो Q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि E.ds किसके बराबर आ जाएगा? Q इनक्लोज्ड बाई ε0। तो ये है गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखेंगे, उसके बाद इसका प्रूफ। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करिए इसको।